आइए खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने बैठक की है और आवास विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। वरिष्ठ अधिकारी धरातल पर परियोजनाओं को देखें, मास्टर प्लान बनाएं और समय चयन प्रक्रिया पारदर्शी हो। यह भी उन्होंने कहा है कि बनाते समय जब मास्टर प्लान तैयार हो तो चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो, परियोजनाएं राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल साबित हों। सभी विकास प्राधिकरण अपना बॉन्ड भी जारी करें, यह भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। इधर सीएम योगी ने नगर विकास विभाग के साथ हाई लेवल मीटिंग की और सीएम योगी ने कहा कि मलिन बस्तियों का कायाकल्प जरूरी है, मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए। मलिन बस्तियों में साफ सफाई, पेयजल आपूर्ति, जल निकासी, सड़क कनेक्टिविटी, कूड़ा कलेक्शन और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं जरूरी। शहरों में होने वाले विकास कार्य सही ढंग से किए जाने चाहिए। शहरों में जल निकासी व्यवस्था को और मजबूत करने की बात भी उन्होंने कही। सीएम ने कहा कि स्मार्ट सिटी की योजनाओं को इस तरह तैयार करें जिससे शहरों के समग्र विकास के साथ राजस्व में भी वृद्धि हो सके और शहरों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पार्किंग, रेस्टोरेंट्स और ऑडिटोरियम जैसी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी पीपीपी मॉडल पर विकसित करें। बिना मानक और नगर निकायों की अनुमति के विकसित होने वाली कॉलोनी और बस्तियों पर प्रारंभिक स्तर पर ही रोक लगाएं। बरेली जा रहे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को रोक दिया गया। बरेली में समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भेजे जाने को लेकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा है। देखो, जनता इस बात को समझ रही है, जब बरेली में शांति व्यवस्था है तो वहां पर डेलीगेशन पहुंचने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि बलपूर्वक कोई भी जाने का प्रयास करेगा और कानून को अपने हाथ में लेगा तो कानून उसको जवाब देगा। देखिए, उनका जो इरादा है वो सद्भावना यात्रा का नहीं है, उन लोगों का इरादा दुर्भावना यात्रा का है। निश्चित रूप से वर्ग को उकसाने का काम, शांति में विघ्न बाधा डालने का काम, दंगा कराने का मंसूबा। समाजवादी पार्टी इस समय केवल तुष्टीकरण की राजनीति करके एन के पैकेट 27 में सत्य हथियाने के लिए सारे हथकंडे अपनाने का काम कर रही है। मथुरा में संत प्रेमानंद की यात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले 2 दिनों से संत के दर्शन नहीं होने से भक्त परेशान थे। यात्रा स्थगित करने का कारण स्वास्थ्य ठीक ना होना बताया गया है। आश्रम की ओर से भक्तों से रास्ते में ना खड़े होने की अपील की गई। स्वास्थ्य ठीक होने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। सहारनपुर में बेटी की शादी शॉपिंग करने गए माता पिता की बाइक से शातिर चोर 1.5 लाख रुपए उड़ा ले गए। दुकान के बाहर खड़ी बाइक की डिग्गी से चोर पैसे उड़ा ले गए। शातिर 2 महिलाएं और एक युवक ने अपने दुकान के बाहर बाइक के आसपास रैकी की और फिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पूरा मामला सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र का है। अभी ये प्राथमिक सूचना मिली कि एक व्यक्ति एटीएम से पैसे निकाल कर जा रहा था, तो वो शॉपिंग करने गए, मोटरसाइकिल में उनके पैसे रह गए और संभवतः उसमें से बीच में किसी ने निकाल लिए है और इसमें उनसे तहरीर लेकर जो है स्वतंत्र धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। शीघ्र ही घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। अभी जिस प्राथमिक सूचना आई, अभी तक तहरीर प्राप्त हुई है, उसके बाद जो है अभियोग पंजीकृत करते ही इसमें शीघ्र उचित कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर में किसान ने अपहरण के बाद फिरौती मांगने का आरोप लगा है। पीड़ित किसान ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि घर से खेत जाते वक्त नकाबपोश बदमाशों ने किसान का अपहरण कर लिया और किसान के बेटे से 10 लाख रुपए की फिरौती वसूलने के 8 घंटे बाद उसे आजाद किया। कि जब वो अपने ही ईख के खेत में, अपने ही आम के बाग में जब गया था तो वहाँ पे एक बदमाश द्वारा जो है उसको वहाँ पे रोक के उसको बंधक बना लिया गया और फिर उन्हीं के कॉल से, उन्हीं के फ़ोन से अपने ही बेटे को फ़ोन कराया गया। उनको गाजियाबाद से बुलवा के मंगवा के कुछ पैसे मंगवाए गए और जिनके उपरांत उनको बोला उनको छोड़ दिया गया है। ये जो क्योंकि बहुत ही गंभीर मामला था, इसलिए इसमें मेरे द्वारा सीओ जानसर द्वारा इसमें पूरे जो सर्कल स्तर की टीमें, इसमें साथ ही एसओजी, सर्विलांस, सबकी टीमें इसमें गठित कर दी गई हैं। हर पहलू के प्रति जो है बहुत गंभीरतापूर्वक इसमें जांच की जा रही है और जो भी इसमें तथ्य सामने प्रकाश में आएंगे तदनुसार इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी।
बुलंदशहर में एक विधवा महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी 3 साल की मासूम बेटी को मौत की घाट उतार दिया। हत्या के बाद शव को गंग नहर में फेंक दिया। उसके बाद प्रेमी के विरोधियों के खिलाफ अपहरण और हत्या का केस दर्ज किया। घटना अहमदगढ़ की बताई जा रही है। 3 साल की बच्ची 28 सितंबर से लापता थी। बच्ची का शव गंग नहर से बरामद किया गया। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर बच्ची की मां और उसके प्रेमी को जेल भेज दिया है। बच्ची की मां सीमा अपने प्रेमी प्रेमपाल के साथ लिव इन में रह रही थी और छोटी होने की वजह से बेटी दोनों के बीच बाधा बन जाती थी, इसलिए 3 साल की दिव्यांशी को मौत की घाट उतार दिया गया। पूछताछ में इन दोनों के द्वारा ये बताया गया है कि सीमा के काम में वो बच्ची बाधक बनती थी, जिसको लेकर यतिंदर और सीमा के बीच में काफी झगड़े हुआ करते थे। इस कारण से यतिंदर और सीमा ने उस बच्ची के पहले सर में चोट मारी, उसके बाद मुंह दबाकर उसका दम घोटकर मारने का प्रयास किया और उसके बाद उसे मरा हुआ मानकर गंग नहर में फेंक दिया था। दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना नरोरा पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ में दुर्गा पूजा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान महिलाओं ने सदियों पुरानी परंपरा निभाई है। महिलाओं ने दुर्गा विसर्जन के बाद सिंदूर खेला हुआ। इस सिंदूर खेला की शुरुआत बंगाल से हुई। बंगाल की परंपरा धीरे धीरे देश भर में फैल गई। दशहरे की समाप्ति के बाद आजमगढ़ में दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट की अध्यक्ष पूजा सिंह की अगुवाई में सिंदूर खेला का आयोजन हुआ। इस दौरान सिंदूर खेला में देखते ही देखते महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी और महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया और पति की लंबी उम्र की कामना की। इस कार्यक्रम में लकी ड्रॉ भी कराया गया, जिसमें विजेताओं को गिफ्ट्स दिए गए। संभल में आज भी अवैध मस्जिद की दीवार तोड़ी गई। जुमे की नमाज के बाद स्थानीय लोग खुद मस्जिद की दीवार तोड़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से 4 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया है। सरकारी जमीन पर मस्जिद का निर्माण जो है वो किया गया था। कल संभल में मैरिज हॉल पर बुलडोजर एक्शन भी हुआ था। रिपोर्ट में देखिए। संभल में अवैध मस्जिद हटाने का काम आज भी जारी है। पुलिस प्रशासन की तरफ से मस्जिद कमेटी को अवैध मस्जिद हटाने के लिए 4 दिन का वक्त दिया है। इससे पहले कल प्रशासन ने अवैध मदरसे का करीब 1/3 हिस्सा गिराया। इसके बाद बुलडोजर एक्शन देखते हुए मस्जिद कमेटी ने खुद ही अवैध मस्जिद को हटाने की बात कही थी। मस्जिद के कुछ हिस्से को गिराया जा चुका है। हम ठीक उस मस्जिद के ठीक सामने खड़े हैं। हम अपने साथी कैमरा पर्सन से कहेंगे ये मस्जिद के मेन गेट को दिखाएं। ये इस गांव में असमोली वाले रास्ते पर करीब 500 स्क्वायर मीटर स्पेस में ये मस्जिद बनी हुई है। तालाब की ज़मीन पर कब्जा कर अवैध रूप से इसको मस्जिद को बनाया गया था, जिसको हटाने का आदेश दिया गया है। मगर अब इस 4 दिन के वक्त में 1 दिन का वक्त पूरा गुजर चुका है। मस्जिद कमेटी के पास 3 दिन का वक्त बाकी। आगे बढ़ेंगे। अंबेडकर नगर में चाट को लेकर हुई मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई। दरअसल दशहरे के मेले के दोनों भाइयों ने चाट का ठेला लगाया था, लेकिन मेरी चाट अच्छी कि तुम्हारी, बस इतनी सी बात से बहस शुरू हुई और देखते ही देखते खून खराबे में तब्दील हो गई। अब रिपोर्ट में देखिए आप। अंबेडकर नगर में चाट का ठेला लगाने वाले 2 भाइयों के बीच मामूली बात को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। दरअसल दोनों भाई चाट का ठेला लगाते हैं। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान मेले में चाट के ठेले लगाए थे। मेरी चाट अच्छी, तुम्हारी चाट खराब, बस इतनी सी बात से शुरू हुई कहासुनी और देखते ही देखते खून खराबे में तब्दील हो गई। मेरा चाट अच्छा है, तुम्हारा चाट खराब, इस मामूली से विवाद को लेकर कल आलापुर थाना क्षेत्र में जमकर मारपीट हुई। यह मारपीट खूनी संघर्ष में बदल गया। आपको बताते चलें कि मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पटीदार मेले में दुकान लगाए थे। उसी मेले में दुकान लगाने के दौरान मेरा चाट अच्छा और तुम्हारा चाट खराब को लेकर विवाद हो गया।
पुलिस का भी कहना है कि दोनों भाइयों के बीच छोटी सी बात पर विवाद शुरू हुआ और बाद में मारपीट हो गई। मारपीट के कारण जो प्रथम दृष्टया जो समझ में आया था, ये चला था कि दोनों लोग चाट की दुकान लगाते थे। अपनी चाट के बारे में बातचीत करने में कि हमारा चाट अच्छा है कि तुम्हारा खराब है, इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई और फिर वो कहासुनी मारपीट में बदल गई। दोनों भाइयों में मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। घायलों में एक की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने सभी घायलों को गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की तरफ से लिखित शिकायत मिलने पर एक्शन लिया जाएगा। 2 भाई थे, दोनों चाट की दुकान लगाते थे आलापुर थाना क्षेत्र में। दोनों के बीच में किसी बात को लेके मारपीट हो गई थी और जिसको ज़्यादा चोट लगी थी उसको अस्पताल भेजा गया था। अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट करने के बाद वो अपने घर वापस आ गए हैं और अभी तक उनकी तरफ से तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। जैसे तहरीर प्राप्त होती है वैसे मुकदमा लिख दिया जाएगा। आलापुर थाना इलाके के चहुंडा शाहपुर में मूर्ति विसर्जन का मेला लगा था, जहां सोनू गुप्ता और राजेश गुप्ता ने चाट की दुकान लगाई थी। लेकिन मेरी चाट अच्छी है और तुम्हारी खराब, इतनी सी बात को लेकर दोनों में पहले कहासुनी हुई। जब दोनों दुकान बंद कर घर आए तो दोनों के परिवार के लोगों के बीच ईंट पत्थर से मारपीट शुरू हो गई। विवाद होने के बाद दोनों जब घर पहुंचे तो दोनों परिजन आपस में भिड़ गए और ईंट पत्थर से जमकर मारपीट हुई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रिफर कर दिया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और दोनों पक्ष ने आलापुर थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। न्यूज 18 के लिए मनीष वर्मा, अम्बेडकर नगर। नेशनल क्रश माने जाने वाली रश्मिका मंदाता ने विजय देवरकोंडा से गुपचुप तरीके से सगाई कर ली है। जब तक इन दोनों ने खुलासा नहीं किया था तब तक किसी को भनक तक नहीं लगी थी। बाद में रश्मिका और विजय ने सगाई की खुशखबरी शेयर की है। कई सालों तक एक दूसरे को डेट करने की अफवाहों के बाद एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और एक्टर विजय देवरकोंडा आखिरकार सगाई कर चुके हैं। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर इस जोड़े की सगाई की अफवाहें फैलती रहीं और शनिवार सुबह विजय की टीम ने सगाई की खबर को कंफर्म कर दिया। खबरों के मुताबिक फरवरी 2026 में दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। हालांकि ना तो रश्मिका और ना ही विजय ने अपनी सगाई के बारे में कोई पोस्ट साझा किया और ना ही इसकी घोषणा की। रश्मिका और विजय के बीच डेटिंग की अफवाहें तब से चल रही हैं जब उन्होंने 2018 की हिट फिल्म गीता गोविंदम और 2019 की फिल्म डियर कॉमरेड में साथ काम किया था। विजय और रश्मिका को अक्सर साथ समय बिताते हुए देखा गया है। अगस्त में उन्होंने न्यूयॉर्क में 43वें भारत दिवस परेड का नेतृत्व किया। भारत बियॉन्ड बॉर्डर्स नामक एक कार्यक्रम में ये दोनों शामिल हुए। रश्मिका मंदाना 29 साल की हैं और विजय देवरकोंडा 36 साल के हैं, यानी विजय रश्मिका से 7 साल बड़े हैं। बात करें नेटवर्थ की तो रश्मिका की कुल संपत्ति करीब 100 करोड़ है। उनके पास मुंबई, हैदराबाद, गोवा और कुर्ग में अपना घर है। रश्मिका के पास मर्सिडीज बेंज और ऑडी QR3 जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं, जबकि विजय की कुल संपत्ति करीब 150 करोड़ बताई जाती है, यानी कि नेटवर्थ के मामले में भी विजय रश्मिका से आगे हैं। खबरों के मुताबिक विजय एक फिल्म के लिए 15 करोड़ रुपए फीस के तौर पर लेते हैं। विजय के पास हैदराबाद में खूबसूरत बंगला है, वहीं उनके पास BMW और वॉल्वो XC90 जैसी लग्जरी कारें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।